गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो बुंदेलखंड के अर्थात जो जेजाक भुक्ति हैं। गुड मॉर्निंग। जो बुंदेलखंड के अर्थात जो जिन्हें जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता है, उसी क्षेत्र के चंदेल राजवंश के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जो बुंदेल के अर्थात जेजाक भुक्ति के जो चंदेल शासक हैं, उनके विषय में आज हम यहाँ पर बात करेंगे, उसी संदर्भ में परिचर्चा करेंगे। ओके, तो बुंदेलखंड के चंदेल शासकों के विषय में बात करेंगे हम। तो इसमें जो बुंदेलखंड के चंदेल शासक हैं, ठीक है, ये वर्तमान समय में जो बुंदेलखंड का आपका क्षेत्र है, ठीक है, हमने एक आपको मैप भी भेजा है अभी। ठीक है, ये जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का, ठीक है, क्षेत्र है, दोनों का एक सीमा है, मतलब बॉर्डर है एक प्रकार से। दोनों के बीच का जो क्षेत्र था, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उसी के जो बीच का क्षेत्र है, वो उस समय बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता, जिसमें आपका वर्तमान में अगर यूपी की बात करें तो यूपी का आपका झांसी आ जाएगा, ठीक है, महोबा आ जाएगा, ठीक है, महोबा आ जाएगा। और यदि एमपी की बात करें तो एमपी का आपका खजुराहो आएगा उसमें, ठीक है, एमपी में खजुराहो आ जाएगा। आपका ग्वालियर का क्षेत्र भी आ जाएगा, कि टीकमगढ़ है, पन्ना है, जो वर्तमान पन्ना डिस्ट्रिक्ट है, वह सब क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता था उस समय, जो बुंदेलखंड है। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि प्रत्येक राजवंश के विषय में बात करते रहे कि क्या उनका इतिहास जानने के, मतलब प्रत्येक राजवंश के इतिहास को जानने की क्या स्रोत हैं और कैसे उनकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो इसी प्रकार से फिर उनकी उस शासन काल के जो शासक हुए, उनकी राजनीतिक उपलब्धियां क्या हैं और सांस्कृतिक, ऐसे हम लोगों ने बात किया अभी तक के जिन जिन क्लासों में। तो ठीक उसी प्रकार से आज भी, आज की जो क्लास है, आज तो जो बुंदेलखंड हम पढ़ेंगे, जो बुंदेलखंड के चंदेल शासक हैं, जब उनके विषय में पढ़ते हैं तो कहते हैं कि ये जो बुंदेलखंड के जो चंदेल शासक हैं, इनकी गिनती जो 36 राजपूत कुल बताए गए हैं उन्हीं में की जाती है। ठीक है, जो राजपूतों के 36 कुल बताए गए हैं उन्हीं में इन चंदेलों की भी गिनती की जाती है। ठीक है, और एक जो बात बताई गई है, ठीक है, लेकिन उसके लिए साफ साफ लिखा है कि चंदेलों की उत्पत्ति एक प्रकार से अंधकारपूर्ण है। चंदेलों की उत्पत्ति एक प्रकार से अंधकारपूर्ण है। ठीक है, लेखों में उन्हें चंदेल ऋषि का वंशज कहा गया है, जो अत्रि के पुत्र थे। ठीक है, जो अत्रि के पुत्र थे। चंदेल जो अपना संबंध है, जो चंदेल शासक हैं, वह अपना जो संबंध है वह चंद्रमा से जोड़ते हैं, जिसके आधार पे कहते हैं कि जो चंद्रमा से जोड़ते हैं, इसलिए यह इस बात का सूचक है कि वह चंद्रवंशी क्षत्रिय वंश से आते थे। ठीक है, और मतलब एक जैसे कि अभी तक के जब गुर्जर प्रतिहार के विषय में तो थोड़ा डिटेल में मिला। ठीक है, इस प्रकार से चंदेलों के विषय में जो उत्पत्ति का है बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं मिलता। ठीक है, और लिखा भी है पहले ही लाइन में कि चंदेलों की उत्पत्ति जो है वो एक अंधकारपूर्ण है। ठीक है, तो 36 कुलों में इनकी गणना की गई है और चंद्रवंशी से भी इन्हें जोड़ा गया है।
तो बस इतना ही आप ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद जो चंदेल राजवंश है, इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वह कालिंजर थी। जो बुंदेलखंड के जो चंदेल शासक हैं, इन शासकों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह कालिंजर थी। और जो बाद में इनकी राजधानी बनी वह बनी खजुराहो, ठीक है, खजुराहो। तो और ये जो चंदेल शासक थे, ये आपको जब गुर्जर प्रतिहार बता रहे थे, हम पढ़ा रहे थे, तो उस समय मैंने बताया था कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जब पतन हो रहा था तो उनकी पतन के समय कई क्षेत्रों के जो सामंत थे उन्होंने स्वतंत्रता घोषित कर देना शुरू कर दिया था, ठीक है। जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक जब दिल्ली सल्तनत में शासन कर रहा होता है, तो होता क्या है कि उसी समय मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्षेत्रफल तो दिल्ली सल्तनत का बहुत विस्तृत होता है, बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन उसी समय क्या होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही बहमनी साम्राज्य बनता है, आपका विजयनगर साम्राज्य बनता है। तो देखिए 2 बड़े बड़े स्टेट बनते हैं, तो ठीक है। उसी प्रकार से ये जो चंदेल थे, ये क्या थे कि पहले प्रतिहारों के क्या थे, सामंत थे। बाद में इन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित करके अपने को एक राजवंश के रूप में तब्दील कर लिया, ठीक। तो ये जो चंदेल शासक हैं, इनके इतिहास को जानने की और क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, ठीक है, तो उसको भी हम थोड़ा यहाँ पर जान लेते हैं तो बेहतर होगा। तो इसमें जो बात आती है, जो चंदेल शासक हैं, इनके इतिहास को जानने के स्रोतों के संदर्भ में जो बात आती है वह आती है 2-3 प्रकार से, ठीक है। इसमें पहला जो एक स्रोत की बात आती है, जो पहले प्रकार के स्रोत हैं वे हैं अवलेखीय स्रोत, ठीक है, अवलेखीय स्रोत। और जो दूसरे प्रकार के स्रोत हैं वह है साहित्यिक स्रोत। और जो तीसरे प्रकार के स्रोतों के संदर्भ में बात की जाती है वह है मुस्लिम इतिहास लेखक के ग्रंथ या उनके विचार, ठीक है। और जो चौथी बात आई है इसमें वह है पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, पुरातात्विक स्रोत। तो आप एक चीज ध्यान रखिए, जो पुरातात्विक स्रोत हैं और जो अवलेखीय स्रोत हैं, उन दोनों के बीच के अंतर को लेकर के आप लोग ज्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। अवलेख क्या है कि दीवार पर भी हो सकता है, ठीक है, और शिलालेख एक मतलब पत्थर का बना करके उस पे भी लिखाया जा सकता है, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत में क्या है कि उसमें टूटे फूटे अवलेख भी आपके आ जाएंगे। और जैसे मंदिर टूटे फूटे जैसे मंदिर हैं, ठीक है, अब वो टूट फूट गए या खंडहर की अवस्था में है, तो जो चीजें मतलब एक खंडहर की अवस्था, जैसे सिंधु घाटी की जब बात आती है तो उसके अध्ययन की जो बात कहते हैं कि हमारे पास जो जानकारी सिंधु घाटी के जानकारी का जो स्रोत है वो पुरातात्विक स्रोत है, मतलब खुदाई के द्वारा जो मिली हुई चीजें, ठीक है, तो उनको पुरातात्विक। तो इन दोनों के बीच काफी संबंध है, जो अवलेखीय स्रोत है वो पुरातात्विक है, ठीक है। तो अवलेखीय साक्ष्य में क्या क्या बात आती है कि जो एक मदन वर्मा है, इसी में के एक शासक हैं, ठीक है, मदन वर्मा, तो उनका एक मऊ बस्तर लेख है, इससे इनकी जानकारी मिलती है। एक ननचौरा का लेख भी आता है, एक ननचौरा का अवलेख है, उससे भी कहते हैं कि चंदेलों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। छतरपुर का लेख है, उससे भी चंदेलों के विषय में जानकारी मिलती है। महोबा के कहते हैं किले की दीवार पे भी कुछ लिखा हुआ है, वहां से भी जानकारी मिलती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है खजुराहो का लेख, ठीक है, इससे भी चंदेल राजवंश के विषय में खास करके इससे जानकारी मिलती है। इसमें वंशावलियों की बात की गई है कि चंदेल जो राजवंश है उसमें कौन कौन से प्रारंभिक शासक है, उनकी वंशावली की उपलब्धि की भी बात की गई है, ठीक है। तो ये खजुराहो लेख से, तो ये हो गया एक प्रकार से आपके अवलेखीय साक्ष्य और अवलेखीय स्रोत, जिनके माध्यम से चंदेलों के विषय में जानकारी मिलती है। दूसरा जो बात आता है वह है साहित्यिक स्रोत अर्थात साहित्यिक साक्ष्य। इससे
साहित्यिक स्रोतों से भी जानकारी मिलती है। इसमें है कृष्ण मित्र। कृष्ण मित्र की एक रचना है, ठीक है। कृष्ण मित्र की एक रचना है प्रबोध चंद्रोदय। कृष्ण मित्र की एक रचना है प्रबोध चंद्रोदय। कृष्ण मित्र की एक रचना है प्रबोध चंद्रोदय। इससे भी जानकारी मिलती है। राजशेखर का, ठीक है, राजशेखर का प्रबंध कोश है, इससे भी जानकारी मिलती है। चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो, इससे भी जानकारी मिलती है। इससे भी जानकारी मिलती है। और जगनीकृत आल्हा खंड, ठीक है, जगनीकृत आल्हा खंड, उससे भी जानकारी मिलती है। आप देखिए, जो उत्तर प्रदेश के हैं और जो एमपी के क्षेत्र के लोग हैं, जो एमपी के हैं, वो आल्हा उदल की एक कहानी देखिए, अभी भी हम लोग के आल्हा उदल के लोकगीत को गाया जाता है क्षेत्रों में, ठीक है। तो उन गीतों से लगभग जो इस क्षेत्र के वो परिचित भी होंगे। तो वो जो कहानी है, जो आल्हा उदल की, आल्हा खंड की कहानी, वो यही से बात है जो जगनीकृत है, जो जगनीकृत है, ठीक है, ध्यान रखिए, जगनीकृत आल्हा खंड है, ठीक है। तो वो इसी से जानकारी मिलती है, जो आपके लोकगीत वगैरह प्रचलित है क्षेत्र में, ठीक है। इसके बाद जो मुस्लिम लेखक की बात आती है, जो मुस्लिम विचारक विद्वान की बात आती है, जो तीसरे प्रकार में, उसमें मैंने कल भी बताया था आपको, इब्न अल अतहर, तो इनका भी नाम मिलता है। निजामुद्दीन का नाम मिलता है, हसन निजामी का नाम मिलता है मुस्लिम लेखकों में, और फरिश्ता का नाम मिलता है, ठीक है, फरिश्ता का नाम मिलता है। इसके बाद जो पुरातात्विक स्रोत हैं, उसमें ये जो चंदेल शासक हैं, जो खजुराहो के मंदिर हैं इनके, ठीक है, उन मंदिरों को आप इसमें रख सकते हैं। और जो कहते हैं कि अभी तो वर्तमान में बहुत कम मंदिर उपलब्ध हैं, ठीक है, तो वर्तमान में कम मंदिर उपलब्ध हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो खंडहर है, जो खंडहर उपलब्ध है, उससे वहाँ, क्योंकि काफी पुराने हैं, ठीक है, 10वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी के सब है मंदिर, 12वीं शताब्दी के। तो आप देखिए कि उतने समय के मंदिर हैं, तो सभी तो उसी हालात में नहीं हो सकते हैं, तो बहुत से मंदिर टूट गए हैं, अधिकतर मंदिर टूट गए हैं, कुछ ही मंदिर बचे हुए हैं, तो उनसे भी जानकारी मिलती है। तो उनको जो जानकारी मिलती है खंडहर से, तो वो सबको पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत रखते हैं, ठीक। तो ये थोड़ा सा हो गया कि कैसे हम इनके इतिहास को जानेंगे और क्या किन किन स्रोतों के माध्यम से जान सकते हैं चंदेल राजवंश को, तो इसको हमने जाना, ठीक। अब जो चंदेल राजवंश है, जो बुंदेलखंड के चंदेल शासक हैं, या जेजाग भुत्ती के जो चंदेल शासक हैं, इनका जो संस्थापक है, इनके जो संस्थापक हैं, उनका नाम आता है नन्नुक देव, ठीक है, नन्नुक देव। इस वंश के जो संस्थापक हैं, उनका जो नाम मिलता है नन्नुक देव। कहते हैं कि एक नन्नुक देव नाम का एक व्यक्ति था, नन्नुक देव नाम का एक व्यक्ति था, जिसने इस राजवंश की नींव डाली, ठीक है। एक जगह सन भी मिल रहा है कि 1831 ईस्वी में इन्होंने इस राजवंश की स्थापना की थी। इसके बाद जो नन्नुक देव के बाद शासक हुए, जो नन्नुक देव के बाद शासक हुए, वह हुए वाकपत 831 831, ठीक है। इसके बाद जो शासक हुए नन्नुक देव के बाद, वह हुए वाकपति, ठीक है। ये परमार शासक की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, वाकपत मुंज वो अलग है, ठीक है। यहाँ पर वाकपति यहाँ पर भी है, ठीक है। तो वाकपति, तो जो वाकपति हुए, इनके विषय में कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा वीर थे और अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, ठीक है। और इन्होंने अपना जो क्षेत्र था वो कुछ तक विंध्य तक बढ़ाया था। तो
तो इसलिए विंध्य के पर्वत तक जो मैं हर्षवर्धन को पढ़ा रहा था, तो वो यही विंध्य का जो जंगल है, ठीक है, यही क्षेत्र है एमपी और उत्तर प्रदेश के आसपास का, ठीक है। तो ये जो वाकपत्ती है इनको कहा जाता है, इसीलिए आनंद धाम भी कहा जाता है। ये जो वाकपत्ती हैं इन्हें आनंद धाम भी कहा जाता है। फिर इनके कहते हैं कि दो पुत्र हुए थे, जिनमें से एक का नाम जय शक्ति अर्थात जेजा है और दूसरे हैं विजय शक्ति, ठीक है। दोनों भाई भाई हैं, जय शक्ति और विजय शक्ति। जय शक्ति अर्थात जेजा कहते हैं कि इन्हीं के नाम पर जेजाक और जेजाक भुक्ति नाम जो चंदेल राजवंश है, जो बुंदेलखंड है, जो उसका नाम पड़ा जेजाक भुक्ति, वह जय शक्ति के नाम पर ही पड़ा, ठीक है। जो जय शक्ति हैं इन्हीं के नाम पर बुंदेलखंड का जो नाम था वह क्या पड़ा, जेजाक भुक्ति, ठीक है। जय शक्ति को जेजा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो शासक हुए वे राहिल हुए, राहिल, ठीक है, राहिल। तो ये सब जो शासक अभी आपको बता रहे हैं, नन्नुक देव से लेकर के आपके खास करके धन के बीच तक के, ये शासक जो है बहुत कम समय के लिए हुए और बहुत ही ज्यादा मतलब साम्राज्य को इन्होंने नहीं फैलाया, ठीक है। अभी ये सब प्रतिहारों के एक सामंत के रूप में ही काम कर रहे हैं। ये जो शासक हैं ये सभी शासक अभी प्रतिहार शासकों के सामंत के रूप में ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो शासक हुए राहिल, इन्हें कहते हैं कि इन्होंने महोबा पर भी अधिकार किया था। इसके बाद जो शासक हुए हर्ष, ठीक है, हर्षवर्धन वहां भी है आपके वर्धन वंश में, और यहाँ पर भी आपके हर्ष है, ना कि हर्षवर्धन। इसके बाद जो गद्दी पर हर्ष के बाद जो गद्दी पर शासक बैठा वह था यशोवर्मन, ठीक है। यशोवर्मन एक प्रकार से प्रथम शक्तिशाली शासक हुआ। यशोवर्मन इस वंश का एक प्रकार से, आपको ये ध्यान रखना है कि इस वंश का संस्थापक कौन है, नन्नुक देव। बीच के शासक याद रहे या ना रहे, नन्नुक देव का नाम याद रखिए और जय शक्ति का नाम याद रखिए, क्योंकि जय शक्ति के नाम पर ही बुंदेलखंड का नाम जेजाक भुक्ति था, ठीक है। तो नन्नुक देव संस्थापक के रूप में याद रखिए, जय शक्ति को जेजाक भुक्ति नाम के संदर्भ में याद रखिए। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक है और प्रथम शक्तिशाली शासक है वो यशोवर्मन, ठीक है। राहिल और हर्ष और वाकपति इन सबको बहुत ज्यादा आपको याद करने की आवश्यकता, ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मैं आपको क्रम से पढ़ा रहा हूं इसलिए इनके नाम बता दिया हूं, ठीक है। तो इसके बाद जो हर्ष के बाद गद्दी पर बैठा वह बैठा आपका यशोवर्मन। इसका कार्यकाल बताया जाता है 925 से 950 ईस्वी, 925 से 950, ठीक है, 925 ईस्वी से 950 ईस्वी। इनके जो महत्वपूर्ण काम थे वो दो महत्वपूर्ण खास करके काम है। एक तो इन्होंने प्रतिहारों से थोड़ी सी मतलब अभी ये इनके जो इससे पहले के यशोवर्मन के शासक हैं, जो शासक हैं इस राजवंश के, चंदेल वंश के, वो क्या है कि पूर्णता एक प्रकार से उनके अधीन है सामंतों के, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या कि थोड़ी ज्यादा स्वतंत्रता हासिल की यशोवर्मन ने और क्या किया कि एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। विष्णु मंदिर का निर्माण कराया यशोवर्मन ने, इसको चतुर्भुज मंदिर भी कहते हैं। यशोवर्मन ने एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया जिसे चतुर्भुज मंदिर भी कहते हैं, और इन्होंने एक विशाल काय जलाशय का भी निर्माण करवाया था यशोवर्मन ने, ठीक है। इसके बाद जो यशोवर्मन का पुत्र हुआ और इस वंश का
यशोवर्मन का पुत्र हुआ और इस वंश का महत्वपूर्ण शासक हुआ, ठीक है, महत्वपूर्ण शासक हुआ धंग। यशोवर्मन का पुत्र और इस वंश का जो महत्वपूर्ण शासक हुआ वह हुआ धंग, ठीक है, धंग। धंग, सिर्फ धंग ही नाम मिलता है, ठीक है। तो धंग का जो कार्यकाल है वह है 950 ईस्वी से 1002 ईस्वी, ठीक है, 1002 ईस्वी। इनके विषय में कहा जाता है इन्होंने महाराज धीराज की उपाधि भी धारण की थी। इन्होंने महाराज धीराज की उपाधि भी धारण की थी, ठीक है। और इन जो धंग का एक और महत्वपूर्ण काम है वो है कंदरिया देव का महादेव मंदिर, ठीक है, कंदरिया देव का महादेव मंदिर। तो धंग शासक हुए, इन्होंने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया। कालिंजर के बाद खजुराहो को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। कंदरेवा की जो महादेव शिव मंदिर है उसका निर्माण करवाया खजुराहो में, ठीक है, और भी मंदिर निर्माण कराया, आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद जो गद्दी पर बैठा इनका पौत्र था कोई विद्याधर, तो विद्याधर शासक हुआ। उसका जो कार्यकाल है वह 1017 ईस्वी से 1029 ईस्वी, ठीक। हाँ, इसके बीच में भी एक शासक हुआ था, इसके बीच में भी एक शासक हुआ था, उसका नाम था गंड, ठीक है। तो उसका नाम था गड्ड करके मिलता है, तो उसको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि बस केवल उसका नाम ही मिलता है। इसके बाद जो गद्दी पर बैठे वो बैठे विद्याधर। विद्याधर को विदा व नंद के नाम से भी जाना जाता है। और ये विद्याधर क्या थे कि इस वंश के सबसे, जो विद्याधर है वह इस वंश के सबसे प्रतापी और महान शासक हैं, ठीक है। विद्याधर इस वंश के सबसे प्रतापी और महान शासक हैं। इनके विषय में हम अभी आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद जो गद्दी पर बैठे शासक इस राजवंश के, उनमें जो नाम आता है विजयपाल का आता है, देववर्मन का नाम आता है, कीर्तिवर्मन का नाम आता है, और संलक्षणा वर्मा का नाम आता है, जय वर्मा का नाम आता है, पृथ्वी वर्मन का नाम आता है, मदन वर्मा का नाम आता है, परमर देव वर्मन का नाम आता है, त्रिलोक वर्मन का नाम आता है, इस तरीके से भोज वर्मन का नाम आता है। मतलब इसके बाद भी बहुत से शासक बैठे, लेकिन वह बहुत महत्वपूर्ण इस तरीके से, जैसे कि विद्याधर धंग है, इस तरीके से शक्तिशाली शासक नहीं हुए। इस राजवंश में जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली और महत्वपूर्ण शासक हुए वो दो ही शासक हैं,